हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे केंद्रीय पात्रता शिक्षक पात्रता परीक्षा जो सीटेट है उसके 2016 का जो पेपर था उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे सीडीपी से रिलेटेड, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड, उन सभी 30 प्रश्नों की उत्तर सहित व्याख्या हम यहाँ पर इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए, यानी आपके जो विद्यार्थी हैं उनके आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो सबसे पहले लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक संरचना सिद्धांत होता है, सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत होता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये बताना है कि एक शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को ज़्यादा वरीयता दोगे। किसको ध्यान में रखते हैं? लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत को। पहला ऑप्शन है सहयोगी प्रोजेक्ट, सेकेंड ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो इसका सही आंसर होगा सहयोगी प्रोजेक्ट, क्योंकि वाइगोत्स्की ने अपने जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था उसमें यह बताया कि बालक होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया या सोच व्यवहार के द्वारा ही उसके व्यवहार में बदलाव आता है। बालक के जो व्यवहार में बदलाव आता है सामाजिक अंतःक्रिया और सोच और व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों के अंतर संबंधों पर भी निर्भर करता है। बालक का जो विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास, वह उसका अन्य जो व्यक्तियों से जिस प्रकार का संबंध है उस पर भी निर्भर करेगा। इसी प्रकार इस सिद्धांत में विश्वास के रखने के नाते सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जा सकता है। सहयोगी प्रोजेक्ट का मतलब है कि बच्चा अब जो अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसमें अन्य विद्यार्थियों की भी सहायता ले सकता है। इस प्रकार से सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के तहत आकलन प्रक्रिया में आकलन किया जा सकता है उसका, और इसका सही आंसर होगा सहयोगी प्रोजेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, जो हम जानते हैं कि कक्षा में अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के बालक होते हैं। कोई विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होता है, कोई प्रतिभाशाली, कोई मंदबुद्धि। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जो बालक होते हैं उनसे निपटने के लिए, अर्थात उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए या उनकी मदद करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, यानी जो शिक्षण कराए और उसका जो आकलन करे वो बच्चों का उसके समान और मानक तरीके हों। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों को नामित कर उन बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग करके नामित करें। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चों से इनमें हीन भावना जागेगी, अर्थात बच्चों को उनके जो अंकों के आधार पर अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये अच्छा तरीका नहीं है। बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम लागू करें। तो इसका सही आंसर होगा सी, बच्चों से बातचीत करें और उनको दृष्टिकोण को जो महत्व दें, उनसे पूछें, उनका दृष्टिकोण जानें और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा सी। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व देते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं जिससे सभी छात्र लाभान्वित हो सकें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे थर्ड क्वेश्चन, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, आकलन कब उद्देश्यपूर्ण होता है? जो आकलन किया जाता है, आकलन प्रक्रिया, जो आकलन या मूल्यांकन किया जाता है वह कब उद्देश्यपूर्ण होता है? जब यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, बिल्कुल नहीं। इससे विद्यार्थी और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, हाँ। यह एक केवल वर्ष में एक बार, मतलब एक बार ही हो, अंत में नहीं। विद्यार्थी की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, कतई नहीं। तो इस प्रकार से जो इसका सही आंसर, सटीक आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, यानी कि जो विद्यार्थी जितना वो अपना कार्य कर रहे हैं इससे उनको फीडबैक मिले और शिक्षकों को भी फीडबैक मिले क्योंकि वो आकलन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि आकलन द्वारा बालक के त्रुटि का ज्ञान होता रहे जिससे अपनी कमियों को दूर कर सके और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। इस प्रकार से आकलन उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार शिक्षक की भूमिका सत्तावादी, बिल्कुल नहीं। अधिनायकवादी जो सब पर अपना हुक्म चलाए, नहीं। अनुमति परक, सुविधादाता, तो हम जानते हैं कि एनसीएफ 2005 में यही कहा गया है कि जो शिक्षक है वह बच्चों को सुविधादाता की भूमिका में अपनी भूमिका निर्वाह करे, अर्थात सुविधादाता इसका आंसर होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका है सुविधादाता के रूप में होना चाहिए। वह बालक की कमियों को दूर करें और उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखें। अगला क्वेश्चन है,
अनुसंधान समझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान सुझाते हैं, जो रिसर्च किए जाते हैं वो उनके अनुसार एक विविध कक्षा में, एक जो विविध कक्षा होती है उसमें अपने अलग अलग प्रकृति के जो बालक होते हैं उसमें उसमें अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं, जो शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से जो अपेक्षाएं होती है विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, का एकमात्र निर्धारक होती है, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, और डी ऑप्शन है पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सही आंसर होगा पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। क्यों? क्योंकि विविध कक्षा में विद्यार्थियों से शिक्षिकाई अपेक्षाएं जो विद्यार्थियों के दिन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, क्योंकि कक्षा में किया गया कार्य मार्गदर्शक का कार्य करता है। क्योंकि जो कक्षा में जो कार्य किया जाएगा वो एक तरह से मार्गदर्शक का कार्य करता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है। सेकंड ऑप्शन, जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। विद्यालयों पर भार बढ़ेगा। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, न कि एक काल्पनिक लक्ष्य है। इसका सही आंसर होगा डी। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। तो जो विविध प्रकार के जो सामाजिक, आर्थिक, अलग अलग प्रकार की पृष्ठभूमि के जो बच्चे होते हैं किसी कक्षा में, कोई अलग सामाजिक पृष्ठभूमि का होता है, कोई आर्थिक पृष्ठभूमि के अलग अलग होते हैं, और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से भी अलग अलग होते हैं। तो जो अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं तो इनसे जो युक्त कक्षा होती है सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है। क्या यह कथन सही है? पहला है ऑप्शन गलत, यह कथन गलत नहीं हो सकता। गलत का कारण क्या दे रखा है इसने? क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। थर्ड ऑप्शन है सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। फोर्थ ऑप्शन है गलत, क्योंकि अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। हाँ, ये सही है, क्योंकि बालक का विकास अपने साथी समूह में होता है। बच्चा जितना ज़्यादा अपने साथी समूह में रहेगा, समूह में रहकर कार्य करेगा, समूह में रहकर सीखेगा, अधिगम करेगा, तो उससे उसका अधिक विकास होता है और वो अपने मित्रों के द्वारा अनेक कौशल सीख सकता है। क्योंकि सभी विद्यार्थियों के पास विभिन्न प्रकार की जो दक्षताएँ होती है और वो उन दक्षताओं को उनसे ग्रहण कर सकता है, उनसे सीख सकता है। अगला क्वेश्चन है नंबर 8, सुनने में असमर्थ बच्चा। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ऑप्शन ये गलत है। ऑप्शन बी है, केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नहीं, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएँ। हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार डी ऑप्शन दे रखा है, उसे भी देख लेते हैं। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो सटीक आंसर है। इसकी व्याख्या करते हैं। सुनने में समर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएँ। समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चों के साथ समस्यात्मक बालक को पढ़ाया जाता है। जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, न कि अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से शिक्षा दी जाएगी। जैसे कोई प्रतिभाशाली है तो प्रतिभाशाली के लिए अलग प्रकार से अध्यापन कार्य करवाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? जो प्रतिभावान विद्यार्थी होता है उसकी किस प्रकार की विशेषता है? वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। वह बहुत ही तुकमिजाज होता है। और लास्ट ऑप्शन है, वह रश्मि व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। तो इसकी जो प्रतिभावान विद्यार्थी की जो विशेषता होती है वह है ऑप्शन नंबर बी, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती, क्योंकि वह चाहता है कि जो गतिविधियां की जा रही है कक्षा में उसी के अनुकूल हो, क्योंकि वह प्रतिभाशाली है और अपनी प्रतिभा का प्रयोग करके उनको जो जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें उनको सही तरीके से ग्रहण कर सके, और इस प्रकार से वो कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो वह कम प्रेरित अनुभव करेगा और उब जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या करते हैं। प्रतिभावान बालक को कक्षा की अनेक गतिविधियां चुनौतीपूर्ण नहीं लगती हैं क्योंकि वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
यह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। एक शिक्षिका द्वारा जो प्राथमिक कक्षा होती है, प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। थर्ड ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। एंड फोर्थ ऑप्शन है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो विषय वस्तु होती है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसको विद्यार्थियों के जीवन के साथ यदि हम संबंधित करके उसको पढ़ाएंगे तो विद्यार्थी और ज़्यादा अधिगम में भाग लेंगे और अधिगम प्रभावी होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्राथमिक कक्षा में शिक्षिका अपने अधिगम को प्रभावी कर सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन से संबंधित करके। ऐसा करने से विद्यार्थी विषय वस्तु को अपने जीवन से जोड़े जाते हैं और अधिगम प्रभावशाली बनता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से जो कथन है वो सही है। तो यहाँ पर बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। सेकंड ऑप्शन है बच्चे समस्या समाधान करता है। थर्ड ऑप्शन है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन से कथन सही है। पहला कथन था बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दूसरा, तीसरा और चौथा कथन बिल्कुल सही है। क्योंकि पहला कथन ये दे रखा है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चे अगर किसी भी जानकारी को प्राप्त करेंगे तो निष्क्रिय नहीं रहेंगे। और बच्चे समस्या समाधान करता भी होते हैं, वैज्ञानिक शोध करता भी होते हैं और पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, क्योंकि पर्यावरण में रहकर ही अपनी समस्या शिक्षणाधिगम प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो इससे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है। जो संप्रत्यात्मक कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट जो होता है, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट यानी कि लॉजिकल डेवलपमेंट हो, बच्चे अगर तर्क लगा सके और उनमें कॉन्सेप्ट का जो विकास हो, किसी भी चीज़ को कॉन्सेप्चुअल तरीके से सोच करके उसका समाधान कर सके, तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी होती है। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्यय अपने आप समझ आ जाना चाहिए। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना, हाँ, और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि तर्क शक्ति वो लॉजिक का उपयोग करेंगे तभी उनमें संप्रत्यात्मक का विकास होगा, यानी कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। हमें इसके लिए विद्यार्थियों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। जो प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं किस प्रकार के वातावरण में सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सीख पाएंगे, सबसे अधिक प्रभावी ढंग से अधिगम कर पाएंगे। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन नंबर बी, जहाँ शिक्षक एक अधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है अगर शिक्षक प्रभुत्ववादी हो जाए, शिक्षक की एक समस्त अधिकार शिक्षक के दे दिए जाएं और वो आदेश दें कि क्या करना चाहिए, तो बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीख पाएंगे। थर्ड ऑप्शन है जहाँ मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाता है, बिल्कुल नहीं। केवल गणित की पढ़ा नहीं जाता है, अलग विषय और विषय भी होते हैं बाकी। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और निष्क्रिय विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो बालक वहाँ बेहतर तरीके से सीख सकते हैं जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। इसे ही बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, जहाँ बालक की सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। क्योंकि वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है जिसमें जो शिक्षा जो पद्धति है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बालक को ध्यान में रखकर ही बनाई जाए या उसको लागू किया जाए। तो ये इस प्रकार से अगर संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बालक को ध्यान में रखकर, बालक को केंद्र में रखकर बनाई जाएगी, उसको लागू किया जाएगा, तो वह उस वातावरण में बालक अच्छे अधिक प्रभावी ढंग से सीख पाएगा। अगला क्वेश्चन है एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। एक बच्चा है, अज्यूम कर लो आप ही हो, एक बच्चे और अपने आप को छोटा सा बच्चा समझो प्राथमिक स्तर का, क्योंकि ये पेपर किसका है, प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक के बच्चे। तो 1 से 5 तक के बच्चे किस प्रकार से सोच सकते हैं, अपनी जो मानसिक सोच है उसको उसी स्तर तक समझो। तो एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार में क्या पता चलता है।
अब ऑप्शन नंबर 1, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, और थर्ड ऑप्शन है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो इसका आंसर होगा, इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए और बी, ऑप्शन बी है बी और सी, ऑप्शन सी है ए बी और सी, और केवल बी। तो इसका सही आंसर होगा डी, केवल बी, क्योंकि बच्चे ने क्या है, जो पक्षी का जो प्रत्यय कॉन्सेप्ट है वो उसके दिमाग में विकसित हो चुका है कि पक्षी होता है, पक्षी कौन सा है, कौवा। तो कौवा क्या है, एक पक्षी। ऐसा नहीं है कि उसने जो है अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के उपकरणों का विकास किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि केवल बी, यानी कि कथन बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहें कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से क्या कहे कि वह उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ, यानी कि आंतरिक प्रेरणा जो होती है, सेल्फ मोटिवेशन, उसके साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, कि उनमें आत्म प्रेरणा का भाव जागे और वह कार्य को कर सके स्वयं से। तो ऑप्शन ए है, चलो इस इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। ऑप्शन बी है, तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर लिया, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी है, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टोपी मिलेगी, बिल्कुल नहीं। यहाँ लालच दे रहे हैं हम बालक को, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तो ऑप्शन डी, क्योंकि उसमें सेल्फ मोटिवेशन का भाव जागृत करना है कि वह खुद ही प्रेरित हो जाए, उसे प्रेरणा देनी है कि वह यह कर सकता है, तुम यह कर सकते हो, इस काम को कर सकते हो, इसके लिए उसे प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसे सलाह देनी होगी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहे कि तुम लोग इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। इससे विद्यार्थियों की भीतरी प्रेरणा मिलेगी और करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। वही क्वेश्चन है कि जो विद्यार्थी है, कोई शिक्षिका द्वारा अपने जो विद्यार्थियों को कि वह अध्ययन करें और अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित हो, तो किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा सकता है। और मैं चिंता और डर पैदा करके, बिल्कुल नहीं। प्रतीकात्मक परीक्षण से। और थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने, उनमें निपुणता पाने की उन्हें मदद देकर। और फोर्थ ऑप्शन है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टोपी। तो वो आंतरिक रूप से प्रेरित कर सके, उन्हें उत्प्रेरित कि वह स्वयं अध्ययन के लिए जागरूक हो सके और अध्ययन में भाग ले सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। बालक को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए अध्यापक बालक की व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने में और उसमें निपुणता पाने में मदद करें। अगला क्वेश्चन है 17वां, जिसमें किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रतिभाशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन ए है सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें का मतलब है कि उन्हें क्यों सीखना है, सीखने के लिए ही सीखना है उन्हें। तो ऑप्शन बी है रटकर याद करने के लिए, जिससे वो प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, बिल्कुल नहीं। दंडात्मक प्रयोग करके, जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, बिल्कुल नहीं। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके, बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पर प्रारंभिक कक्षा में शिक्षक बालकों को सीखने के प्रति जिज्ञासु बनाता है और उन्हें सीखने के लिए सीखना पसंद करें, ऐसा दृष्टिकोण बालकों में उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। जो प्रभावशाली विद्यालय होता है उसकी प्रथा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगात्मक कक्षा। तो प्रभावशाली विद्यालय की जो प्रथा होती है वह होता है, उदाहरण इनमें में से कौन सा उदाहरण उस विद्यालय का है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन यस, शारीरिक दंड बिल्कुल नहीं, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगात्मक परीक्षा। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है, ये एक अनुकरणीय शिक्षा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें दे रखा है विकास का सिर पदाभिमुख, यानी सिपेलोकोडल। जो सिपेलोकोडल जो सिद्धांत दिया गया था सिपेलोकोडल जो, तो उसके अनुसार जो व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो इसके अनुसार क्या है, सिर पदाभिमुख। तो विकास किस प्रकार से जाएगा, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर नहीं,
भिन्न से एकीकृत कार्य की ओर बिल्कुल नहीं, सिर से पैर की ओर, जी हाँ, सिर पदाभिमुख, जैसा शब्द से ही स्पष्ट है कि सिर, सिर यानी सिर, पदाभिमुख, पद यानी पैर, की ओर अभिमुख होना, तो सिर से पैर की ओर गमन करना। तो विकास कहाँ से कहाँ बढ़ता है? सिर से पैर की ओर, जिसे कि इंग्लिश में सिफेलोकॉडल भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, सिफेलोकॉडल। एक और शब्द होता है सिफेलोकॉडल। एक और शब्द होता है प्रोक्सिमो डिजिटल। प्रोक्सिमो डिजिटल की बात करें तो प्रोक्सिमो डिजिटल होता है जिसमें कि जो बालक का विकास होता है केंद्र से स्नायुमंडल, स्नायुमंडल से सिर और सिर से पैर की ओर, अर्थात केंद्र से परिधि की ओर बालक का विकास होता है। इसका आंसर होगा सिर पदाभिमुख का, ऑप्शन नंबर सी, सिर से पैर की ओर। सिर पदाभिमुख, मस्तकोद्यमुखी भी कहा जाता है इसे, में शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर यह दिखाया गया है कि प्रसूति काल अर्थात जन्म के समय बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास दो प्रकार के समय से निर्धारित होता है। मस्तकोद्यमुखी नियम, निकट और नियम यानी निकट से दूर के, इन दोनों नियमों को मिलाकर विकास एक साथ विकासात्मक दिशा का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जो भाषा विकास के लिए जो संवेदनशील समय होता है कि भाषा का विकास बच्चे में अच्छी तरीके से संवेदनशील हो सके, इसके लिए कौन सा समय सबसे उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है जन्म पूर्व का समय, सेकंड ऑप्शन है मध्य बचपन का समय, थर्ड ऑप्शन है वयस्कावस्था बिल्कुल नहीं, जन्म पूर्व का बिल्कुल नहीं, मध्य बचपन का बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रारंभिक बचपन का समय। जैसे बचपन बालक का जो बचपन स्टार्ट होती है, बाल्यावस्था स्टार्ट होती है, तभी बच्चे का उसमें भाषाई विकास सबसे अधिक होता है। भाषा विकास का वो सबसे अधिक संवेदनशील समय होता है। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। 6 वर्ष की लड़की एक खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, यानी कि ऐसी असाधारण तरीके से उसे अपनी योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्तांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। पहले तो वो खुद खिलाड़ी हैं उसके माता पिता, और वह उसे ट्रेनिंग के लिए भी भेजते हैं रोज़ाना, और जो वीकेंड होता है सप्तांत में उसे खुद भी ट्रेनिंग देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो यहाँ पर किस किस का ध्यान में दीजिए, किस किस को काम में लिया जा रहा है? एक तो बालक जो बालिका है उसके माता पिता दोनों जो खिलाड़ी हैं, यानी कि जो खिलाड़ी हैं, और वो उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं, रोज़ाना उसे ट्रेंड करते हैं, और उसे जो बाहरी परिवेश है उसमें भी ट्रेनिंग देने के लिए भेजते हैं। तो इसका सही सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकता और पर्यावरण, क्योंकि उपयुक्त से स्पष्ट है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर अंतक्रिया का परिणाम है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौणवाक हो सकते हैं? सामाजिकरण के गौणवाक यानी जिनकी सहायता से सामाजिकरण, किसी बालक का सामाजिकरण जो सामाजिक विकास है वो गौणवाक हो, यानी कम तरीके से हो। तो परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। तो इसका सही आंसर होगा जो गौणवाहक होते हैं विद्यालय और पड़ोस। तो विद्यालय और पड़ोस जो होते हैं वो बालक के सामाजिकरण के गौणवाहक होते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। लेव वाइगोत्स्की ने जो संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होता है? संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, थर्ड ऑप्शन है मानसिक प्रारूपों यानी स्कीमाज, जो स्कीमा होते हैं, स्कीमा ज्ञान की संरचना को कहा जाता है, और फोर्थ ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया, अनुगमन क्रिया। क्योंकि जो लेव वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास तब प्रभावी होगा जब वो सामाजिक अन्योन्य क्रिया अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप ही उसके फलस्वरूप ही संज्ञानात्मक विकास होता है, और यही उसका मूल कारण है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया ही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण जो सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों की भाषा को महत्वपूर्ण बताया है। अगला क्वेश्चन है किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों के विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? जो कोलबर्ग के जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत था उसके किन सोपानों के अंतर्गत यह जो सोपान आएगा? ये है यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। पहला ऑप्शन है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, बिल्कुल नहीं।
सामाजिक संकुचन अनुकूलन, हाँ। अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, बिल्कुल नहीं। सामान कानून और व्यवस्था अनुकूलन, नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक संकुचन अनुकूलन। इसकी हम डिटेल में व्याख्या करते हैं। यदि आप ईमानदार हैं, आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यह कथन सामाजिक संकुचन अनुकूलन के तहत आता है। इस सोपान के अंतर्गत उचित कार्यों को आलोचनात्मक ढंग से परख कर समस्त समुदाय के द्वारा स्वीकृत किए गए सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों व मानदंडों के रूप में परिभाषित करने की प्रवृत्ति आ जाती है। अगला क्वेश्चन है 25वां। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो जीन पियाजे का क्या मत है? इसके लिए हम पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन की जाए। जो शिक्षार्थी या शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसके द्वारा जो पर्यावरण है, अपने आसपास का वातावरण है, उसकी सक्रिय खोजबीन की जाए। तो अधिगम के तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए विद्यार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आवश्यक है। 26वां क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीम, ज्ञान की संरचना जो प्रारूप होती है, इसकी मेटा स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है समायोजन और अनुकूलन के रूप में, समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सामीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में। तो दोनों क्रियाएं देखो आप। पहली क्रिया है कि नवीन जानकारी में संशोधन। तो नवीन जानकारी में संशोधन का इसका मतलब है समावेशन किया जा रहा है, और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन यानी कि समायोजन किया जा रहा है। तो पहला समावेशन, दूसरा समायोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवीन जानकारी में संशोधन समायोजन होता है तथा नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन समावेशन होता है। अगला क्वेश्चन है किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, यानी कि कोई प्रगतिशील कक्षा में उस कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएगा इनमें से जो दिया गया है ऑप्शन में, जिससे अधिगम को सुगम बनाया जाएगा। पहला है खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक है, समावेशन को प्रोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक आवृत्ति को बढ़ावा देकर अधिगम को सुगम बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो। बुद्धि को केवल बहुबुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। समता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यह सुझाता है, यानी इसके द्वारा निर्देश देता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाए और उन्हें पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। क्वेश्चन नंबर 29, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है जीन पियाजे से अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। थर्ड ऑप्शन है जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसके खोजबीन मानेगा। लास्ट ऑप्शन है जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, क्योंकि लड़की में ऐसे गुणों का विकास माता के क्रियाकलापों को देखकर उत्पन्न होता है। क्योंकि लड़के में ऐसे गुण क्यों आएंगे? क्योंकि हम अपनी माता के क्रियाकलापों को देखेगी, तो उनको देखते हुए वह उनको फॉलो करेगी, क्योंकि बच्चा के जो सर्वांगीण विकास जो विकास होता है प्रारंभ में,
वह परिवार में ही होता है कि परिवार में जो जिस प्रकार से बालक वहाँ पर विकास करता है वो अपने माता पिता को, भाई बहनों को देखते हुए उनका अनुसरण करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिंग है। एक जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना। तो लिंग एक प्रकार का जैविक सत्ता होती है, न कि सामाजिक संरचना या शारीरिक संरचना होती है। तो इसका सही आंसर होगा जैविक सत्ता। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, इस पीडीएफ को आप पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसके 30 क्वेश्चन थे। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे जिसमें आप ईवीएस के 30 क्वेश्चन लेंगे। वर्ष 2016 के जो पेपर था सीटेट का, उसके ईवीएस के 30 क्वेश्चन। तो बने रहिए। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।